भारत के आम चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें 111 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं और इनमें से कुछ नामों की चर्चा तो बहुत जोर शोर से की जा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के एक पूर्व जज है अभिजीत गंगोपाध्याय। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा देकर, अपने न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था और अब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए पश्चिम बंगाल के तामलुक सीट से उनको बीजेपी का टिकट दे दिया है। इसी तरह से यूपी में जितेंद्र प्रसाद को पीलीभीत से उतारा गया है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद वरुण गांधी का पत्ता काट दिया है। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश में मंडी से पार्टी की उम्मीदवार चुनी गई हैं और मशहूर टीवी सीरीज रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से बीजेपी ने चुना है। गाजियाबाद यूपी और बिहार के बक्सर से गाजियाबाद यूपी से वीके सिंह और बिहार के बक्सर से अश्विनी चौबे का भी टिकट कट चुका है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट नाम क्या रणनीति दर्शाते हैं और 111 सीटों पर किस चुनावी रणनीति को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, समझेंगे आज के स्ट्रेट टॉक के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो वो लिस्ट जिसके बारे में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, कुछ नामों पर काफ़ी जो है जोर शोर से चर्चे किए जा रहे हैं और खबरें काफ़ी इनकी दिखाई जा रही है। नामों में कितना दम है और उसके साथ ही कुछ सवाल और हैं, और ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के आइए दर्शकों के सामने रखते हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्व हाईकोर्ट जज को चुनाव के मैदान में उतारा जाना, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी की किस चुनावी रणनीति को दर्शाता है? वरुण गांधी की जगह जितेंद्र प्रसाद पीलीभीत से उतारे गए हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जबकि उनकी मां मेनका गांधी अभी भी सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार चुनी गई हैं। क्या कंगना रनावत, अरुण गोविल जैसे सेलिब्रिटीज बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? और नवीन जिंदल बीजेपी के लिए कुरुक्षेत्र सीट क्या जीत हासिल करेंगे? हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बीजेपी की जीत की कसौटी इन नामों के साथ किस तरह की दिखती है? किस रणनीति को, किस चुनावी सियासत को बीजेपी इन नामों के जरिए साधने की कोशिश करे, समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडी से वरिष्ठ पत्रकार हैं डीपी गुप्ता जी। डीपी गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। और बलराम सैनी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी अभिनंदन। और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में खालिद सर आपसे ही करना चाहूंगी, 5वीं लिस्ट में 111 नाम, किन नामों ने आपको चौंकाया और किन नामों के जिसकी चर्चे हो रहे हैं उन नामों पर आपकी टिप्पणी? नेहा जी, चौंकना तो हमने बंद कर दिया जी, क्योंकि आज जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। आपने जिस तरह से गिनवाया है, मैं आपको बताता हूं कि सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत देर से होता रहा है। 1952 में जब पहली राज्यसभा बनी थी जी, उस समय पृथ्वीराज चौहान को पहला वो बनाया था राज्यसभा का मेंबर नेहरू के टाइम पे। वो फिर 1954 में दोबारा उनको बनाया, क्योंकि 2 साल बाद उस समय लॉटरी के साथ निकाले गए थे जो उन्होंने रिटायर होना था। उस समय से लेकर के आज तक ज्यादातर राज्यसभा के रूट से आते रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड होते थे, इलेक्शन वगैरह नहीं होता था। लेकिन ये तो शरेआम, यानी आप सेलिब्रिटी बनिए, आप अपनी मेहनत से बन रहे हैं, उसके बाद उनको कैश जो है पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं जी। जयललिता की एग्जांपल है, एमजीआर की एग्जांपल है, एनटी रामाराव की एग्जांपल है, सो मेनी एग्जांपल्स। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से बीजेपी ने इनका दामन थामा है, अब देखिए हेमा मालिनी ले लीजिए, उनका हस्बैंड धर्मेंद्र ले लीजिए, उनका बेटा सन्नी देओल ले लीजिए, सब सेलिब्रिटीज जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। राजीव गांधी ने भी अमिताभ बच्चन को लड़ाया था एक बार इलेक्शन इलाहाबाद से जी, लेकिन वो खुद ही छोड़ करके चले गए थे कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो आज की जो लिस्ट है जिसकी आपने अभी चर्चा की है, उसमें कंगना रनावत, जिस कोई अपेक्षित था, कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पिछले काफी देर से वो बढ़ चढ़ करके बीजेपी का समर्थन और हर एक से लोहा ले रही थी प्रधानमंत्री को लेकर के, इसलिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, 1-2 नामों ने काफी चौंकाया है। एक तो कुरुक्षेत्र से जिंदल, जो पिछले यानी
अपोजिशन जो थी वो जिंदल के अगेंस्ट कितनी लगी रही पिछली जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। जी जी। लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए। सबको पता है कि या तो हमें जाना पड़ेगा या फिर चंदा दबा करके देना पड़ेगा, वो बॉन्ड के रूप में हो या किसी रूप में हो, अदरवाइज ईडी आई खड़ी है हमारे। ये तो स्पष्ट हो गया है हमारी जो राजनीति चल रही है उससे, कि या तो हम डर करके आपके साथ रहेंगे या प्रलोभन से आपके साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारी बाजू तो मरोड़ सकती है सरकार। इसलिए लोग जो हैं, जिस तरह की लिस्टें आ रही हैं उसमें देखो ना, अरुण गोविल जो हैं वहां से, और ये सेलिब्रिटीज होते हैं, मैं आपको एक बताता हूं जी, इनका पार्टी में हाथ खड़ा करने के अलावा कोई रोल नहीं होता। कोर डिसीजन मेकिंग में उनका कहीं रोल नहीं होता। उनको ज्यादातर को मंत्री नहीं बनाया जाता। ये शत्रुघ्न सिन्हा बने थे मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर रहे और एक दो और मंत्रालय उनके पास रहे। अब हेमा मालिनी फॉर एग्जांपल 10 साल से हैं। चंडीगढ़ से हमारे क्या नाम है उनका, किरण खेर हैं जी। तो 10 साल से हैं मंत्री। नहीं, बस ठीक है, आप हमारे साथ हैं क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, हमारे लिए वोट खुद भी लाएंगे और पार्टी के लिए भी लाएंगे। एक लड़ाई होती है परसेप्शन की लड़ाई जी। ये परसेप्शन की लड़ाई का बहुत बड़ा खेल है कि जो क्रिकेटर्स हैं या बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनको लाया जाए तो लोग और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी उसके साथ आएगी कि देखो जी फलाने ने ज्वाइन कर लिया, हम तो इस पार्टी को वोट देंगे। पर इसमें एक नाम जी, पर मैं आपको टोक रही हूँ, एक नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगी, स्मृति ईरानी। जब उनका भी बीजेपी में उनको शुमार किया गया था, शामिल किया गया था, तो उनके बारे में भी यही ओपिनियन जो है उनके विरोधियों ने जाहिर की थी। उसके बाद उन्होंने मंत्रालय संभाला और आज के समय में देखा जाए तो वो मोदी कैबिनेट का एक प्रमुख चेहरा है। जी जी बिल्कुल। वो सास भी कभी बहू सी से एक सेलिब्रिटी बनी और उनको कैश किया उन्होंने जी। लेकिन आप ये देखिए कि ये सारा कुछ जो है उसमें क्या है कि नॉन सीरियस लोग, वो लोग जिनका राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखो आज मैं अपनी इस एज में कहूं कि मैं राजनीति में घुस जाऊं तो आई वॉन्ट बी एबल टू कंट्रीब्यूट मच। अगर मैं यंग एज में आता हूं, एक मंजे हुए रूप में आगे आता हूं, लोकसभा तक पहुंचता हूं, राज्यसभा तक पहुंचता हूं, तो मुझे बहुत सा तजर्बा होगा जी। अब मैं कल तक फिल्में बना रहा था या फिल्म में एक्टिंग कर रहा था, आज आकर के मुझे टिकट दे दी क्योंकि मैं सेलिब्रिटी है, जीत भी गया। अब ये देखिए कि हमारे गुरदासपुर के लोग कितने दुखी हैं इस वजह से कि सन्नी देओल ने बहुत कम वहां पर उसकी पार्टिसिपेशन रही है। ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, ना किसी तरह की और पार्टिसिपेशन है, यानी हाजिरी लगाने तक नहीं जाते वहां पर, उनके पास टाइम नहीं जी। तो यही शंकाएं आपको कंगना रनौत के लिए भी और अरुण गोविल के लिए भी? देखो कहते सब लोग यही हैं कि मैं देश सेवा के लिए अब इधर आ रहा हूं। पहले देश सेवा दूसरी तरफ कर ली, अब इधर देश सेवा करना चाहता हूं। इनफैक्ट वो अपनी सेवा है, लोकसभा में आ जाएंगे, 5 साल लोकसभा के मेंबर रह लेंगे, पार्टी उनका फायदा उठा लेगी उन्हें सेलिब्रिटी स्टेटस का, उनको सारी उम्र के लिए पेंशन मिल जाएगी, सब चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक पैकेज है जी। उस पैकेज का फायदा जो है पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं और बीजेपी इस समय सबसे आगे है जी। समझेंगे। बलराम सैनी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ डीपी गुप्ता तकनीकी समस्या की वजह से अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम मंडी से जोड़ें, क्योंकि कंगना रनौत की उम्मीदवारी और बीजेपी की यहाँ पर दावेदारी कितना ज़मीनी सतह पर ये मजबूत दिख रहा है उनके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी की 5वीं लिस्ट 111 नाम और कुछ नामों के चर्चे बहुत ज़ोर शोर से हो रहे हैं। कंगना रनावत मंडी से उतारी गई हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हिंदूवादी जो उनकी विचारधारा है कंगना रनावत की, वो काफ़ी स्पष्ट रही है और इसीलिए वो जो मौका उनको मिला है उसमें बेहतर परफॉर्म करके प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इस बात की उन्होंने उम्मीद जताई है। लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं मौजूदा जो कांग्रेस की सांसद है मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह, उनका भी जोड़ना चाहूंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कंगना रनावत शायद ही इस सीट से जीत हासिल कर सके। हमारे साथ जो प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है विशेषज्ञों का, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं।
हमारे साथ डीपी गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका, और उम्मीद करती हूँ कि जो तकनीकी समस्याएं आप उनका सामना कर रहे थे इस वक्त वो मौजूद नहीं है। कंगना रनावत का आज का स्टेटमेंट, डीपी गुप्ता सर, मुझे लगता है कि आपने भी देखा होगा। मुझे उनके स्टेटमेंट में एक अंश जो था उस पर थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो इलाका उनको दिया गया है यहाँ पर चुनावी जीत हासिल करने के लिए, विकास परियोजनाएं क्या हैं, मौजूदा विजन क्या है पार्टी का, इसके बारे में भी उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि उनकी अनभिज्ञता है और अभी वो लोगों से या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं से और शीर्ष पदस्थ नेताओं से समझने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या हम ये माने कि पार्टी ने सिर्फ एक सेलिब्रिटी को मौका दिया है और जो बैक सपोर्ट है वो असल में चुनाव लड़ने वाला है? डीपी गुप्ता सर, आपने जो बात की कि सर आपकी आवाज बहुत ही धीरे, आप थोड़ा सा तेज अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जी सर। हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। हाँ, नेहा, जो आपने बात की कि कंगना रनावत, उनकी उम्मीदवारी जो है तय की है भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से। तो पहले तो मैं ये जो बात वैसे पूर्व भी कही कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनको पार्टी मौका देती रही है। और पहले भी कांग्रेस ने भी जैसे बात हुई कि अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ाया था, सुनील दत्त भी चुनाव लड़ते रहे हैं, एक बार राजेश खन्ना ने भी चुनाव लड़ा दिल्ली से। इसी तरह से जो है और भी कई लोग चुनाव लड़ते रहे हैं जी। शत्रुघ्न सिन्हा ने लड़ा, विनोद खन्ना भी रहे। लेकिन जो अभी नई चीज देखने में आई वो ये है कि कुछ सेलिब्रिटीज पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में कोई स्टेटमेंट देते हैं और लगातार 2-4 बार स्टेटमेंट देके वो ये सिद्ध कर देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिंदुत्व के जो हैं तो बिल्कुल वो बड़े एक्सपोनेंट जी। अब ये बात तो ठीक है कि स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है, जो मोदी जी का समर्थक है वो नेचुरली मोदी जी के ही समर्थन में बात करेगा। लेकिन इसमें मुझे एक बात ये भी लगता है कि जो कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कंगना रनावत की आप बात करें, वो शायद जब कुछ तरह से लगता है उन्हें कि फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह का उनको मौका नहीं मिल रहा है तो राजनीति की तरफ उनका रुझान हो जाता है और राजनीति में वो आ जाते हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि जैसे आपने कहा कि मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी जी एरिया वाइज। कभी किस समय बाड़मेर जो है राजस्थान की सबसे बड़ी होती थी और मंडी दूसरी होती थी, लेकिन अभी उसमें कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मुझे लगता है कि अभी कंगना रनावत को तो जो इसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनके नाम भी याद करने में थोड़ा समय लगता है, जो बहुत डिफिकल्ट एरिया है जी। लाहौल स्पीति ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट किसमें पड़ता है, किन्नौर का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट किसमें पड़ता है, पांगी का जो है ट्राइबल एरिया, पांगी खुमा का इसमें ट्राइबल एरिया आता है और उसके अलावा शिमला जिला की भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और मंडी की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और इस तरह से मतलब कुल्लू की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो कुल मिला के जो है बहुत ये लंबा चौड़ा एरिया है और यहाँ पे विविधता भी बहुत ज्यादा है और डेवलपमेंट की नीड्स भी अलग तरह की, क्योंकि जैसे जो ट्राइबल एरियाज है वो 6 महीने बर्फ से ढका रहता है जी। जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर के कुछ एरियाज हैं, पांगी भरमौर का कुछ एरियाज हैं, तो वहां पे जो डेवलपमेंट नीड्स है वो अलग है। अब जो मंडी का काफी जो एरिया है
वो एक प्लेन एरिया था, तो वहां की डेवलपमेंट नीड्स अलग। तो इन सब बातों से कन्वर्सेंट होना और यहाँ की जो सारी समस्याओं को समझना और उसको उठाना, वो एक चुनौती। मैं ये नहीं कहता कि कंगना रनौत इसको नहीं कर सकती, वो कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस तरह का उनका अभी बैकग्राउंड है, वो ठीक है कि मंडी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका घर है, सरकाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका घर है, और लेकिन उनका जो हिमाचल में या मंडी जिला में या कुछ और जो यहाँ के एरिया है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद ज्यादा रिश्ता नहीं रहा है। कुछ सालों से ही जो है वो यहाँ हिमाचल में अपने घर में भी आती रही है, घर में तो खैर ऐसे भी आती रही होगी, लेकिन जो एक राजनीतिक सर्कल है या लोगों से मिलना जुलना है, वो कुछ वर्षों से ही उन्होंने शुरू किया। और विशेषकर जब उन्होंने मनाली में अपना घर बनाया है, उसके बाद उन्होंने वो एक जो राजनीतिक चर्चा भी वहां से ज्ञान भी देते रही हैं और कुछ लोगों से मिलना जुलना है जी। तो अभी जो कार्यकर्ताओं से मिलना है, पार्टी नेताओं से मिलना है और लोगों से मिलना है, वो काफी तो बड़ा चैलेंज है। डीपी सर, मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूंगी, इसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। क्या पार्टी को, बीजेपी को यहाँ पर कोई नेता नहीं मिल पाया, कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पाया कि एक सेलिब्रिटी को उतारना पड़ा? क्योंकि प्रतिभा सिंह ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो अब चुनाव में नहीं उतरेंगी, और कांग्रेस के भी सामने दुविधा है कि वो इस सीट पर किसको टिकट दे। और नहीं, मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी। और एक ये चर्चा ये चल रही थी कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास के लिए जो आगामी लोकसभा का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण, तो उस सिलसिले में जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनका नाम भी लिया जा रहा था कि वो भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं जी। और जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको कई बार जीता है, लेकिन ये बात भी तय है कि शुरू से अगर हम देखें तो ये कांग्रेस पार्टी का एक बहुत मजबूत किला रहा है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी एमपी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम जी यहाँ से एमपी रहे हैं, और जो पृथ्वी सिंह है वो भी 3 बार यहाँ से चुनाव जीती है। और जो पिछला चुनाव उन्होंने यहाँ से जीता था वो बड़ी एक विपरीत स्थिति में जीता था, जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी जी। और उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था कि जो यहाँ के एमपी थे स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और इसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में जो प्रतिभा सिंह है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से हरा दिया जी। और ये बड़ी मतलब ये है कि जो रामस्वरूप शर्मा है 2019 के इलेक्शन में वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ से जीते थे। बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस को उम्मीदवार को 4 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ से हराया था। लेकिन जो बाई इलेक्शन हुआ जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी जी, उस बाई इलेक्शन में प्रतिभा सिंह ने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर, उनको 40,000 के करीब वोटों से 39,000 से अधिक वोटों से हरा दिया जी। तो ये बात तो ठीक है कि यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ उम्मीदवार नहीं था या कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं था। बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है, कुछ लोगों का नाम यहाँ चल भी रहा है, लेकिन अब जो कंगना रनौत को यहाँ लाने का एक कारण तो मेरे ख्याल में ये भी है कि यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट को चाहिए था, और दूसरा वो एक सेलिब्रिटी को लाके एक नया प्रयोग भी यहाँ पे करना चाहते हैं। और जो तीसरी बात इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो उनके कुछ गिने चुने उनके प्रशंसक है उनको भी चुनाव में जो है उनको ये कह सकते हैं कि उनको रिवॉर्ड दिया जाता है इस तरीके से जी।
है, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक में बीजेपी की 5वीं लिस्ट की और कुछ नाम और उनकी आखिर दावेदारी पर भरोसा बीजेपी ने क्यों जताया, ये उनकी मजबूत कैंडिडेसी है या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से एक रिवॉर्ड उनके सपोर्टर्स को, या फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे अरुण गोविल है, नवीन जिंदल है और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज गंगोपाध्याय, उनका चयन किस आधार पर हुआ है और पार्टी किस विचारधारा के तहत इन चेहरों को उतार रही है। हमारे साथ बलराम सैनी भी जुड़े हुए हैं और उनसे समझते हैं कि जो इस लिस्ट के नाम हैं उन पर उनकी क्या टिप्पणी, उनका क्या आकलन। बलराम सर, मैं समझना चाहती हूँ कि जो कुछ नाम आप प्रोफेसर खालिद ने शुरुआत में ही बताए, चाहे वो नवीन जिंदल हों या फिर कुछ अन्य नाम, उन पर आपका क्या आकलन है। हरियाणा में बीजेपी की बार बार मजबूरी जैसी भी दिख रही है, दूसरी पार्टी से किसी को शामिल किया जाता है और कुछ घंटों के भीतर ही उनको टिकट भी दे दिया जाता है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हमारी 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा ने कांग्रेस चेहरों पर, कांग्रेस नेताओं पर दांव खेला है। जैसे आपने नवीन जिंदल की बात की, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से पहले भी 2 बार सांसद रहे हैं और अभी काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि वो भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बट उनकी तरफ से एक आनाकानी जैसी माहौल था, तो वो नहीं चाहते थे कि भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। इससे पहले जब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था, तब ये भी चर्चा थी कि नवीन जिंदल जो है फिर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच दोनों पार्टियों के अंदर जो है बीच में गठबंधन हो गया और जो कुरुक्षेत्र सीट है वो आम आदमी पार्टी की खाते में चली गई और जो यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उसको जो है गठबंधन का प्रत्याशी बना दिया गया। जब ये डिक्लेयर हो गया इनकी कैंडिडेचर, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक चर्चा चल पड़ी थी कि भाजपा जो है वो नवीन जिंदल को वहां पे दोबारा से अपने टिकट पर देने के लिए तैयार है और चुनाव लड़वाने के लिए तैयार है, लेकिन नवीन जिंदल और उनकी परिवार जो है वो कहीं ना कहीं जो है झिझक में था। जैसा मैंने कहा कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस के जो है वो 2 बार सांसद रही, इसी प्रकार से जो सिरसा में जिसको टिकट दिया गया है डॉक्टर अशोक तंवर, वो अखिल भारतीय जो युवा कांग्रेस जो है यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हैं, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट जनरल बॉडी हरियाणा और नेशनल प्रेसिडेंट यूथ बॉडी जो है। उसके बाद जो है भाजपा ने उनको टिकट दिया है और भाजपा ही नहीं, उससे पहले वो सभी पार्टियों में तकरीबन जाके आ चुके हैं। वो आम आदमी पार्टी में भी रहे, तृणमूल कांग्रेस में भी रहे, तो इनेलो में भी रहे, तकरीबन सभी पार्टियों में वो होके आ चुके हैं। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों उनका जो है भाजपा में आगमन हुआ, उसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अंबाला और सिरसा जो ऐसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हरियाणा की, तो दोनों में से किसी एक पे उनको उतारा जा सकता है। अल्टीमेटली वो वहीं से उतारा गया जहां से वो पहले भी कांग्रेस के सांसद रहे हैं। हिसार में जो टिकट दिया गया है वो रंजीत चौटाला को टिकट दिया गया है। चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और रंजीत चौटाला जो है वो अपने परिवार से बाहर जाकर कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे हैं। और जहां तक हिसार की बात है तो वो पहले भी कांग्रेस के जो है टिकट पर वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आयातित हैं। फिर आप बात करें रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है वो करनाल से कांग्रेस के सांसद रहे हैं, तो पिछले चुनाव से पहले वो जो है भाजपा में शामिल हुए और रोहतक से उन्हें भाजपा उम्मीदवार बनाया गया था और वहां से वो सांसद बने थे। तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कांग्रेस के सांसद है, जो पिछली बार भी इन दोनों के बीच में ही मुकाबला हुआ था
तो अब फिर दोबारा से वही स्थिति जो है वो आ रही है। फिर राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहले कांग्रेस में रहे, तो इस प्रकार से जो है उनको गुरुग्राम सीट से उतारा गया है। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि 10 जो लोकसभा क्षेत्र हरियाणा के हैं उनमें से 5 जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए हुए नेता हैं। अब जो बचे हुए हैं उनकी अगर बात करें तो वो एक करनाल जो सीट है वहां से तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। अंबाला के जो निवर्तमान सांसद जिनकी डेथ हो गई थी रतनलाल कटारिया जी, उनकी धर्मपत्नी जो है वो यहाँ से भाजपा उम्मीदवार हैं। तो इसी प्रकार से मतलब जो आपके भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है वहां से वही चौधरी धर्मवीर जी जो पिछली बार थे उन्हीं को ही दोबारा मौका दिया गया है। तो लगभग वही परिस्थिति है। पर जहां तक सेलिब्रिटीज की बात में उसके ऊपर एक हमारे से पहले प्रोफेसर साहब ने और गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से ये सारी बातें बताई हैं जी। तो पहले जैसे बताया गया कि राज्यसभा में आते थे और वो राज्यसभा में सिर्फ वो हाथ उठाने वाला जो है वही एक उनकी भूमिका होती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है बीच बीच में भी ऐसे अपवाद हुए कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लोकसभा में विधानसभाओं में भी जो है उनका एक रोल रहा। बात की आपने धर्मेंद्र की, धर्मेंद्र बाड़मेर में दोबारा नहीं गए, वहां पे उनकी लापता होने के पोस्टर लगे थे। यही जैसे सनी देओल के लिए लगे गुरदासपुर में सनी देओल के साथ हुई, जो उनके स्टारडम की वजह से उस समय पंजाब में भाजपा का खाता खोलने में सनी देओल कामयाब हुए थे अपने स्टारडम की बदौलत, लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर पाए तो इसलिए जो है वहां पे लोगों में नाराजगी है। जहां तक मथुरा का सवाल है, इसी प्रकार की अगर बात करें, मथुरा में फिर बीच बीच में हेमा मालिनी जाती रही और हेमा मालिनी के साथ एक बात ये भी है कि वो बड़े लंबे समय से संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा के साथ वो पहले से जुड़ी रही हैं। पहले उनके स्टार प्रचारक थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है चुनाव लड़े हैं। पर अब इसी से मिलता जुलता उदाहरण गोविंदा का है। गोविंदा को लोगों ने बड़े बहुत बड़े मार्जिन से जितवाया था मुंबई से, और भाजपा के दिग्गज नेता होते थे, वाजपेयी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री थे, तो उनको हटाकर गोविंदा आए थे और बड़ी उस समय बहुत हैरानी उस समय जताई गई थी। लेकिन क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाए और खुद भी परेशान, कई बार ऐसा होता है ये सेलिब्रिटी जो एक चाम देख के जो नेताओं का उनकी सिक्योरिटी और ये ताम झाम देख के वो आ तो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते हैं। तो इसमें जो स्मृति ईरानी जो है वो एक अपवाद है। उन्होंने पूरी तरह से संगठन को अपना समय भी दिया और उसके बाद उन्होंने जो अपना दूसरा काम था, जो अपना ये फिल्म इंडस्ट्री थी या टीवी इंडस्ट्री थी, उसको पूरी तरह से त्याग दिया। तो अगर कंगना रनौत भी अगर वैसा करती हैं, वैसे भी उनकी फिल्में काफी समय से फ्लॉप जा रही हैं, तो अगर वो वैसा करती हैं तो धीरे धीरे सीख जाएंगी। अगर इस बार नहीं सीखेंगी तो अगली बार तक सीख जाएंगी। इसका इरादा उन्होंने जता दिया है कि अब मुझे स्क्रैच से शुरू करना है। अगर मैं राजनीति में मुझे मौका मिला है, मैं अब वरुण गांधी की कि वरुण गांधी जिनको ड्रॉप कर दिया है उन्हें इस बार बीजेपी ने अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं अतुल गर्ग, उनको चुना गया है और जितिन प्रसाद को चुना गया है, माफ़ कीजिएगा, वरुण गांधी की जगह। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जितिन प्रसाद और वरुण गांधी को क्यों ड्रॉप किया गया, क्या कारण हो सकती है? वो बहुत बेबाकी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं के खिलाफ भी टिप्पणी करी, इसकी बात की उनकी सजा मिली। अभी हम रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, अब हम पनिशमेंट की बात कर सकते हैं। देखिए, जहां तक तो जतिन प्रसाद का सवाल है, वो भी कांग्रेस से गए हुए हैं जी, और कांग्रेस में उनकी अच्छी रिस्पेक्ट थी, लीडरशिप थी। लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज मैं एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूं
कल को मैं दूसरी पार्टी में जाता हूँ, वो पार्टी भी मुझे प्रेसिडेंट बना देती है। पंजाब में आप देख रहे हैं बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, यानी कि आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो कोई है ही नहीं। किसी विचारधारा के साथ आप बंधे नहीं हो। आप इस विचारधारा के साथ बंधे हो कि मैं अपने आप को इलेक्शन में रेलेवेंट कैसे रख सकता हूँ, राजनीति में रेलेवेंट कैसे रख सकता हूँ। तो जहां तक सवाल है वरुण गांधी का, वरुण गांधी के बारे में भी फिर वही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से आपकी तरह से वो स्टेट टॉक कर रहे थे, और उस स्टेट टॉक की वजह से और उनके जो आर्टिकल्स आ रहे थे किसानों के मुद्दे के ऊपर और कई जगह पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जी कई मुद्दों के ऊपर, जिसकी वजह से हमें तो लग रहा था कि मेनका गांधी और इन दोनों की टिकट जाएगी, लेकिन उन्होंने मेनका गांधी को एज ए कंसोलेशन प्राइज मेरा ख्याल रख लिया है जी, और वरुण गांधी को वो कर दिया। बाप माँ बेटे में क्या डिस्कशन होगी कि वो भी किस हद तक साथ जाएंगी जब बेटे को, क्योंकि हर लीडर ये सोचता है कि मेरी फैमिली, अगर फैमिली देखनी है तो फ्यूचर फैमिली का कहाँ है, वो बेटे में है। आपने अपनी इनिंग्स बहुत खेल ली है, तो अगर उसको आपने कट कर दिया है, इसका मतलब है कि उसका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो दांव पे है। अब वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। और मैं आपको बताऊं कि वरुण गांधी पिछले जब वो उतरे हैं इलेक्शन में पहली बार, उस समय उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वगैरह दी थी, उनके ऊपर काफी वो भी हुआ था, मुकदमे वगैरह भी जो भी था, लेकिन वो काफी उससे आगे आकर के काफी मैच्योर बात जो है वो करने लगे हैं और सीधी बात करने लगे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि वो सीधी बात करने वाला पार्टी लीडरशिप को ज्यादातर पसंद नहीं होता, खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी में दो बंदे सारा खेल चला रहे हैं, तो वहां पर तो ये हो ही नहीं सकता कि आप कांग्रेस में, तो अभी आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और कांग्रेस में रह भी सकते हैं जी, लेकिन बीजेपी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां तो पूरी रेजिमेंटेशन है, उस रेजिमेंटेशन को थोड़ा सा भी आप खुरचते हैं तो आप आउट हैं। तो वरुण गांधी उसी तरह से, अब अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, वरुण गांधी जिस तरह से वहां से एमपी रहे हुए हैं, तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट को जितना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो अगर ये जो समाजवादी पार्टी डोरे डाल रही है, आपको कितनी संभावनाएं लगती हैं? क्योंकि बीजेपी ने मेनका गांधी को टिकट दिया है, तो क्या बीजेपी की ये भी स्ट्रैटेजी है कि परिवार के एक सदस्य को टिकट दिया है ताकि वरुण गांधी जो टोटल बगावत वाले तेवर में ना आ जाए, इंडिया ब्लॉक के साथ ना जुड़ जाए? देखो, ऐसा है कि मैंने पहले कहा है कि ये बड़ी समझ सोच कर किया है कि माँ को टिकट दे दो, बेटे की टिकट काट दो, ताकि वो भाग भी ना पाए, रह भी ना पाए। वो सिचुएशन है। लेकिन अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछले जो विधानसभा का इलेक्शन में उसमें फिर भी काफी काम किया था और उनकी सीटें भी अच्छी आई थी, अगर कांग्रेस की जो भी 2-4-5% वोट है और समाजवादी पार्टी की वोट वो हो जाती है, प्लस एंटी इनकम्बेंसी है अगर, तो उनकी बात बन सकती है बहुत सी सीटों पे। बीजेपी ये चाहती है कि 2014 वाला खेल जो है वो 80 में से 75 सीटें जो हैं ले जाने वाली बात, या 70 सीटें, वो होने वाली नहीं है, कहीं के बहुत सी पॉकेट्स में दूसरे कैंडिडेट काफी स्ट्रांग उतरे हैं जी, और वो अपना शेयर लेकर के जाएंगे। बीजेपी के पास उतना ज्यादा सीटें तो ज्यादा लेगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो पूरी स्वीप कर जाए यूपी को, वो संभव नहीं है जी। दूसरी चीज ये है कि जी बात पूरी करें जी। मैं लास्ट में ये कह रहा था कि परिवारवाद जो है वो अब हर पॉलिटिकल पार्टी में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप इससे छूता नहीं कह सकते। कांग्रेस परिवारवाद को इसलिए कहते थे क्योंकि वो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की जी, जिसने इतनी, अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद है, कोई किसी को प्रमोट कर रहा है, कोई किसी को प्रमोट कर रहा है जी। अपने ही परिवार में आप टिकटों का देख लीजिए कौन किसके साथ रिलेटेड है, तो ये चीजें जो है वो दैट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर, बिल्कुल, जैसे झारखंड में सीता सोरेन को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ, जो हाल ही में जो है जुड़ी हैं बीजेपी के साथ।
एक सवाल मैं पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस जो हैं, फॉर्मर हाईकोर्ट जस्टिस, उनके बारे में समझना चाहूँगी कि मेरे समझ से शायद भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में या फिर चुनावी इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी पूर्व जज को तुरंत टिकट मिला और उसके बाद तुरंत वो बीजेपी के साथ शामिल हुआ, पार्टी के साथ, और फिर उसने इस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो, एक होता है कि कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसके बाद एक कूलिंग पीरियड होता है 2-4 साल बाद, वो कहता है कि चलो यार घर बैठे क्या करते हैं, पार्टी ने कहा चलो इलेक्शन लड़ ले। अब ये है कि आप रिजाइन कर करके उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर करके उसके बाद आप इलेक्शन, टिकट भी उसी समय मिल जाती है जी। मेरे और आप जैसे हो व्यक्ति, वो टिकट लेना चाहे तो जूते घिस जाएंगे, एड़ियां घिस जाएंगी, राज्यसभा लोकसभा की टिकट लेते हैं कि विधानसभा नहीं मिलती। लेकिन मैं रिजाइन करता हूं, नेक्स्ट डे मुझे टिकट मिल जाती है। ये रिफ्लेक्शन उस व्यक्ति की सोच पर है और उस व्यक्ति ने किस किस्म के फैसले उस सीट पर बैठ करके किए होंगे, उसके ऊपर भी है कि आप ऑलरेडी किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ प्रेरित थे और उसके मुताबिक आप फैसले करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में आखिर इस तरह का जो बीजेपी का चयन है, ये जो लड़ाई है वो कैसी दिखती है? क्या इसमें जो विचारधारा है, जो एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई की बात होती है, इसका कोई रोल है या इसका रोल नहीं है? सिर्फ और सिर्फ जो है जो सत्ता केंद्रित ये राजनीति दिखती है। डीपी गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असल में आपसे समझना चाहूँगी कि आपका क्या इस विषय पर आकलन, पूर्व जज और उनको पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है? नेहा, देखिए, इसमें जैसे अभी बात की प्रोफेसर साहब ने कि ये एक चर्चा का विषय रहा है कि क्या तो इस तरह इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए लोग, उनको क्या एकदम राजनीति में आके चुनाव लड़ना चाहिए जी। और ये एक बात समझ बनी थी कि कम से कम कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर रहना चाहिए कि जो जज है या जो आर्मी के पूर्व चीफ हैं या इस तरह के लोग हैं, उनको कम से कम 3-4 साल का जो है वो बीच में ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी तो आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको इमीडिएटली जो है गवर्नर बना दिया था सरकार ने। राज्यसभा पे भी नॉमिनेट किया सुप्रीम कोर्ट के जज को, और अभी जो हमारे पूर्व चीफ है, अभी इस बार तो उनको टिकट नहीं दिया, तो उनको भी इमीडिएटली टिकट दे दिया था। और ये जो अभी गांगुली साहब का मसला है, उन्होंने तो साफ कहा है कि मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो वहां की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है उसने मुझे बहुत दुखी किया है और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूं। पर अभी ये तो कल ही आपने समाचार पढ़ा है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ लगाई थी किसी फैसले को लेकर। मुझे अभी प्रकरण याद नहीं आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ हीटेड एक्सचेंज हुआ था इनका जी। बिल्कुल बिल्कुल वो हुआ था। और इसके साथ अभी देखिए जो एयरफोर्स के पूर्व चीफ हैं आरकेएस भदौरिया, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी कल ही ज्वाइन कर ली जी। और आईपीएस ऑफिसर तो अनेक हैं जो मतलब एकदम वो सत्ता उसमें थे, वहां पे तो पुलिस सेवा में थे और एकदम उन्होंने फिर जो है राजनीति में जो है ज्वाइन कर लिया जी। तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से जो एक जो हमारे चिंतनशील लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय तो है। और इसमें जो कल ही जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत दावार नेता रहे हैं, उनका एक बयान भी आया था जी। वो आया तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। उन्होंने कहा था कि जो ये 6 जो डिस्क्वालिफाइड विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की और उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनका अब कोई मायने नहीं रह गया। और जब मतलब हमने बोलते देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जी,
तो आजादी इंपॉर्टेंट थी और प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, लेकिन आज जो है प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है। आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है तो कुर्सी है जी। और उन्होंने तो बात यहां तक भी आगे कही है कि भारतीय जनता पार्टी या हमने सबने मिलकर जो है राम मंदिर बनाया, ये अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर बनाने से तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि हम भगवान राम के आदर्शों को पालन नहीं करेंगे और उनके मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे जी। पर बीजेपी में ऐसे नेताओं को जो है तटस्थ रखा गया है और कितनी अब उनकी सुनी जाती है, कितना जो है मार्गदर्शन मंडल जो एक है उनकी कितनी परवाह की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्ति का इशारा कर रहा है। प्रोफेसर खालिद आपका भी आभार, बलराम सर आपका भी बहुत बहुत आभार और डीपी गुप्ता सर आपका भी बहुत आभार कि आप सबने कीमती वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको भारत के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी राय या कोई भी आपकी सजेशन है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।